Continuing with the fourth chapter of history, the Mughal Empire, the next topic is Mughal traditions of succession. The Mughals did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of Kopansani inheritance, or a division of the inheritance amongst all the sons. मुगल्स ने एक चेंज किया था अपने कस्टम में, इट्स इनहेरिटेड सिस्टम में. अर्लियर दी थिंग वॉज कि राजा का जो सबसे बड़ा बेटा है उस किंग के बाद वो जो एल्डेस्ट सन विल बिकम द किंग, बट इन मुगल्स द किंगडम वॉज डिवाइडेड इन ऑल द सन्स. दैट वॉज अ चेंज, दैट वॉज देयर ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन. इस वजह से आपस में प्रिंसेस की लड़ाई भी होती थी, जैसे कि औरंगज़ेब ने अपने 3 भाइयों को मारा कि ताकि सारा जो एम्पायर है वो उसको मिल जाए. In the above map, you can see the military campaigns under Akbar and Aurangzeb. जितना shaded portion है, ये सब जितने भी areas के नाम है, the shaded portion was all conquered by Akbar and Aurangzeb. Next comes the topic Mughal relations with other rulers. You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions. But many resisted as well. जो मुगल्स के रिलेशंस थे विद अदर रूलर्स, उनका एक सिंपल फंडा था मुगल्स का कि आप उनकी अथॉरिटी को मान लो. अगर आप मान लेते हो तो दे वर गुड फ्रेंड्स विद यू. बट और उसके कई तरीके थे. जो पावरफुल रूलर्स थे वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरीली अपनी मर्ज़ी से मुगल्स को ज्वाइन करते थे. एग्जाम्पल है राजपूत्स. मुगल्स से बनाए रखने के लिए राजपूत्स अपनी बेटियों की मैरिज मुगल एम्परर से करते थे. द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज़ जोधा अकबर. जोधा वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, अकबर वॉज अ मुगल एम्परर. राजपूत ने अपनी बेटी की शादी मुगल एम्परर से की, जिसकी वजह से उनको हाई पोजीशंस भी मिलती थी और उनका किंगडम भी सेव रहता था. बट काफ़ी इस चीज़ को रेजिस्ट भी करते थे, इसके अगेंस्ट भी थे. दी सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. वंस डिफीटेड, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands back as assignments, जिसको वतन जागीर बोलते थे. जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, राजस्थान के, उन्होंने मुग़ल अथॉरिटी मानने से मना किया, लेकिन उन्हें भी मुगल्स ने हराया. लेकिन मुगल्स ने उनको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया. उनको उनका लैंड, या जिसको वतन बोलते हैं मुगल्स, वतन वापस किया उनको. एंड द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट एनेबल्ड द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मेनी किंग्स एंड चीफ्टन्स. ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी मुग़ल रूलर्स की कि अपने किसी भी दूसरे एनिमी को का राजा को हराने के बाद वो उनको ह्यूमिलिएट या उनकी इंसल्ट नहीं करते थे. एक किंग की तरह एक रिस्पेक्टफुली उनको हराने के बाद उनकी रिस्पेक्ट करते थे, जिसकी वजह से उनकी डिफ़ीट के बावजूद उनको लैंड भी दे देते थे. लेकिन वो किंग जो है उसके बाद फिर मुगल्स के हिसाब से चलता था, उनके अंडर हो जाता था. लेकिन उनको मारते नहीं थे, उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते थे. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम. जैसे कि औरंगज़ेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी. तो औरंगज़ेब बहुत क्रूअल माना हुआ था. अदरवाइज जो बाकी मुग़ल रूलर्स थे, एम्परर्स थे, दे वर क्वाइट नाइस टू द अदर रूलर्स ऑल्सो. नाउ कम्स द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ मनसबदार्स एंड जागीरदार्स. इफ़ यू रिकॉल दिल्ली सुल्तान चैप्टर में हमने किया था मुक्तीज़ एंड इक्ताज़. मुक्ती थे जो कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स. इक्ताज़ लैंड को बोलते थे. सेम वर्ड्स यहाँ पर हैं. मनसबदार पर्सन है, जागीरदार जागीर लैंड है. तो एज द एम्पायर एक्सपैंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स, द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल. फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as Mansabdars. Now, Mansabdar term क्या है? This is a very important topic. The term Mansabdar refers to an individual
हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। मनसब का मीनिंग है कोई पोजीशन या रैंक, मनसबदार जिसकी भी कोई एक पोजीशन है उसको मनसबदार बोलते थे। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी and military responsibilities. Rank and salary were determined by a numerical value called zat. The higher the zat, the more prestigious was the noble's position in court and the larger his salary. मनसबदार बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। जिनको अलग अलग उनकी पोजीशंस या रैंक्स होते थे, उनकी रैंक, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती थी। The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of सवार और कैवलरीमैन, सवार या घुड़सवार। तो हर एक मनसबदार की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अमाउंट, एक नंबर ऑफ घुड़सवार उनको रखने पड़ते थे। कैवलरी मैन आर घुड़सवार। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, got them registered, their horses branded and then received money to pay them as salary. मनसबदार अपने कैवलरी मैन घुड़सवारों को हमेशा उनके घोड़े देखते थे, ब्रांड करते थे, उनको रजिस्टर करते थे और उनसे सैलरी में पैसे लेते थे। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स विच वर समवट लाइक इक्ताज, जो मैंने पहले भी बताया जैसे इक्ताज होती थी और वहाँ मुक्तीज़ होते थे, सेम वेज यहाँ जागीर्स होती थी, उन पे मनसबदार्स होते थे। But unlike muktis, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. They only had rights to the revenue of their assignment, which was collected for them by their servants, while the mansabdar themselves served in some other part of the country. लेकिन बेसिक डिफरेंस ये था मुक्तीज़ में और मनसबदार्स में कि मुक्तीज़ अपने इक्ताज में रहते थे, मनसबदार अपनी जागीर में रहते नहीं थे, रहते कहीं और थे, लेकिन इनको जागीर से रेवेन्यू आता था। इन अकबर्स रेन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। सोच समझ के जागीर दी जाती थी एक मनसबदार को कि जितनी उसकी सैलरी है उतना ही रेवेन्यू होना चाहिए उस जागीर से अकबर के टाइम पर। बट by Aurangzeb's reign, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. There was also a huge increase in the number of mansabdars, which meant a long wait before they received a jagir. These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as much money as possible while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. अकबर के टाइम पर एक मनसबदार के कितनी सैलरी होनी चाहिए उस हिसाब से उसको उतनी जागीर या लैंड दी जाती थी, लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पर जो सैलरी होनी चाहिए वो और रेवेन्यू सेम नहीं था। और मोर ओवर औरंगज़ेब ने बहुत सारे मनसबदार बना दिए, तो मनसबदार मतलब ऑफिसर्स ज़्यादा हो गए और जागीर कम पड़ गई। उस वजह से शॉर्टेज हो गई जागीर्स के अंदर, और जागीरदार जो थे वो बहुत फिर आपस में लड़ने लगे और औरंगज़ेब का फिर सबके ऊपर से कंट्रोल हट गया था। और इस वजह से औरंगज़ेब के लास्ट ईयर्स ऑफ रूल के अंदर जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स जिनसे रेवेन्यू कलेक्ट होता था, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। टुडे वी विल डिस्कस दिस मच ओनली। टेक केयर एंड स्टे सेफ।